हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हमें पढ़ना क्या है? तो आज हमें पढ़ना है निर्णय प्रक्रिया यानी कि डिसीजन मेकिंग के बारे में। देखो, आज जो हमारी क्लास है डिसीजन मेकिंग क्लास, वो हमारी गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट की ये तीसरी क्लास है। पहली वाली क्लास में हमने आपको बताया था गृह प्रबंधन के बारे में। उसमें हमने आपको बताया था कि गृह प्रबंधन के पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषता होती है। उसके पास अगर वो आयोजन करना सही से आता है, नियंत्रण करना आता है, मूल्यांकन करना आता है, तो जो उसका मैनेजमेंट होगा वो सही से जाएगा। अब मैनेजमेंट कोई भी हो सकता है, कोई गृहिणी भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। उसके बाद में हमने आज सेकंड वाली क्लास में आपको बताया था कि जो प्रबंधन होता है उसके पास मोटिवेशन फैक्टर होता है, यानी कि लक्ष्य, मोल, गोल, स्तर, हमने यह बात किया था। अगर आपने क्लास को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं निर्णय प्रक्रिया के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि प्रबंधन के पास अगर सही से निर्णय लेना आता है तभी उसका जो मैनेजमेंट होगा तभी उसका सफल हो पाएगा। अगर उसको मैनेजमेंट करना सही से नहीं आता है तो उसका जो गोल होता है, जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसका स्टैंडर्ड होता है, कमजोर हो जाएगा। वो अपने जहाँ लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी के हुए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि निर्णय लेना किसे कहते हैं। देखो, हमारे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है, उसके बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो हम उस विकल्प का एक ही चुनाव करते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह कर सकते हैं? अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपनी सूझ से, अपने जो भी उस क्षेत्र में हम गुजर चुके होते हैं तभी हम निर्णय ले पाते हैं। अगर आप वो कार्य नहीं किए हो, कभी भी नहीं किए हो, तब आप सही से डिसीजन नहीं ले पाओगे। यानी कि गृह प्रबंधन के पास अगर वो कार्य करने के लिए अच्छा निर्णय ले पाता है तभी उसका जो मैनेजमेंट होता है सही सफल हो पाएगा। यानी कि जो निर्णय प्रक्रिया होता है एक महत्वपूर्ण ही कार्रवाई होता है। हम कई तरह के काम करते हैं, कोई भी कार्य हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मैनेजमेंट ही हो सकता है, कोई भी कार्य हो, एनी रीजन। दुनिया में बहुत सारी कार्य होते हैं, आप अपने डेली लाइफ में करते रहते हो। तो उस डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो दिक्कतें को अच्छी तरह से संभालने के लिए, यानी कि दिक्कतों को पार करने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ता है। ठीक है, तो निर्णय एक तरह का नहीं होता, बहुत सारे आपके पास विकल्प होते हैं। 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 से 4 होते हैं, 5 हो सकते हैं। तो उसमें एक विकल्प चुनते हो ना, तो जो एक विकल्प चुनते हैं वही आपका होता है निर्णय होता है। निर्णय क्या होता है? तो निर्णय एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि निर्णय क्या होता है। तो निर्णय एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होता है। अगर आपके पास माइंड है, यानी कि गृह प्रबंधन के पास अगर उस क्षेत्र में उसका सोर्स यानी कि उसका ज्ञान है, उसका नॉलेज है उस क्षेत्र में, तभी वो निर्णय ले पाएगा। ठीक है, तो निर्णय पर लेना क्या होता है? एक महत्वपूर्ण ही कार्यवाही होता है। हम कई तरह के काम करते हैं, तो हमें कई तरह के काम करने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है, यानी कि निर्णय लेना पड़ता है, जिसके लिए हम उचित निष्कर्ष को पहुंच सकते हैं। यानी कि हम देखो निर्णय क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जो हमारा कार्य है सही तरह से हो सके, यानी कि हम निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, हम अंतिम पड़ाव तक पहुंचना चाहते हैं। अगर हम उसी में उलझे रहेंगे तो हम क्यों निर्णय लेंगे? अगर हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम वहां तक, यानी कि हमारा जो निर्णय है एकदम सही सलामत है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग एक तरह की प्रोसेस होता है। ये ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने गोल को, यानी लक्ष्य को पार करने, यानी कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम ये क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? तो डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय प्रक्रिया में हमेशा क्या होता है? 2 से या 2 से अधिक विकल्प ही शामिल होते हैं, या कभी भी किसी एक के साथ नहीं लिया जा सकता, यानी कि कभी एक नहीं हो सकता, या अलग होते, यानी कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 नहीं, बहुत सारी आपके पास समस्या होती हैं। आप सिर्फ एक ही निर्णय, यानी कि एक ही समस्या का समाधान ढूंढते हो। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि इसके लिए 2 से अधिक पक्षों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर कोई केवल एक ही विकल्प है तो वो जो निर्णय होगा वो निर्णय नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे आपके पास बहुत सारी दिक्कतें, यानी कि 6-7 दिक्कतें हैं। ठीक है, राइट, हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत सारी यानी कि 2-4 दिक्कतें हैं। तो आप अगर जैसे आपको
कहीं पे स्कूल में एडमिशन कराना है, ठीक है, यानी कि आपको अच्छी स्कूल में जाकर के आपको पढ़ना, तो आपके पास 6-7 स्कूल का नाम दे दिया गया है। तो 6-7 यानी कि आपके पास 2, 3, 4 विकल्प दे दिए गए हैं कि आपको इसमें चूज़ करना है कि आपको कौन से स्कूल में आपको जाना है। तो आप अगर 5 स्कूल है उसमें 3 स्कूल या 2 स्कूल को चूज़ करते हो तो वो आपका निर्णय नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि आपने एक डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद में अगर आपने एक डिसीजन ले लिया तो आपका क्या कहलाया कि निर्णय, यानी कि आपके पास निर्णय लेने की भरपूर मात्रा में क्या है, कैपेसिटी, यानी कि मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। तो यह जो निर्णय प्रक्रिया होता है ये कोई भी काम के लिए किए हो सकता है, यानी कि कोई व्यवसाय लिए हो सकता है, कोई ऑफिस का काम हो सकता है, कोई भी गृहिणी हो सकती है, बहुत सारी कार्य करती है, कोई भी कार्य होता है तो यह कहीं भी आप इसे क्या कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। यानी कि कोई भी काम हो तो उसमें निर्णय लेना या निजी उद्देश्य के लिए क्या हो सकता है, ये शामिल हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ ग्रासिम कैंडल के अनुसार, यहाँ पे देखिएगा लिखा है निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय होता है। मतलब कि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास लक्ष्य है, मूल है, स्टैंडर्ड है, उसके बाद में भी आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन, ये सब भी है, अगर आपके पास निर्णय ही नहीं है तो आप ना आयोजन सही से कर पाओगे, ना आप नियंत्रण कर पाओगे, ना आप मूल्यांकन कर पाओगे। यानी कि आपने कोई आयोजन, यानी कि कोई, जैसे कि आपको कोई कार्य करना है तो कोई कार्य करने के लिए पहले आयोजन बनाते हो ना, पहले कोई योजना बनाते हो ना, यानी कि आपके पास कोई योजना है तो आप योजना को पहुंचने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना, निर्णय तो होना चाहिए ना। तो अगर आपके पास आयोजन भी हो गया, आपके पास नियंत्रण भी हो गया, आपको उस आयोजन और नियंत्रण को जांच करने के लिए आपके पास मूल्यांकन भी है, ये सब के अलावा आपके पास लक्ष्य भी है, मूल भी है, स्तर भी है, ये सब भी है, उसके बाद निर्णय ही नहीं है तो सब बेकार है। तो निर्णय प्रक्रिया का क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है आपके लिए, यानी कि महत्वपूर्ण कार्यवाही माना जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्णय लेना, यानी कि जो प्रबंधन होता है, गृहिणी हो सकती है, तो इसका क्या होता है, निर्णय लेना एक हृदय के बराबर माना गया है। किसके अनुसार? ग्रासिम कैंडल के अनुसार। यहाँ पे याद रखे रहना क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ग्रासिम कैंडल ने क्या कहा था। एक स्टेटमेंट और है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ कि ईसी ब्रेटन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है जो निर्णय होता है, निर्णय व्यवसाय प्रक्रिया की सर्वाधिक छोटी इकाई होती है, किंतु यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के अणु का महत्व, उसी प्रकार व्यवस्थापन में निर्णय का प्रक्रिया होता है। ठीक है, हम फिर से आपको बताते हैं, अगर आप लिखना चाहते हो अपने नोटबुक्स में तो हम लिख लेना कि ईसी ब्रेटन के अनुसार इन्होंने कहा है कि निर्णय व्यवस्था की जो प्रक्रिया होता है सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि सबसे देखो, आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। जैसे कि आप वस्त्र विज्ञान में पढ़ते हो कि वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, रेशा तंतु, ये सब कहते हो। तो वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो मैनेजमेंट की सबसे छोटी इकाई होती है निर्णय लेना होता है, यानी कि निर्णय प्रक्रिया होती है। तो वही ईसी ब्रेटन ने कहा है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मैनेजमेंट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई होती है निर्णय लेने, यानी कि डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा है डिसीजन मेकिंग के बारे में कि इसको प्रभावित करने वाले कारक को यहाँ पे लिखा गया है। तो निर्णय क्या होता है, अस्थायी प्रक्रिया, यानी कि अस्थायी प्रक्रिया नहीं होता है, ये अस्थायी, यानी कि निर्णय लेते हो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास 6-7 विकल्प दे दिए गए हो, उसमें से आपको चुनाव करना है सिर्फ एक का, तो आपने एक चुनाव कर लिया। उसके बाद में आप जब एक बार चुनाव कर लिए हो ना, तो आप दोबारा हिलोगे नहीं कि नहीं हमें ये वाला चुनाव करना है या हमें ये, यानी कि फाइनल डिसीजन होता है, एक अंतिम पड़ाव होता है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या होता है, अस्थायी ना होकर के अस्थायी प्रकृति होता है, याद रखे रहना। उसके बाद में क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है, यानी कि एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि ये संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, तो निर्णय प्रक्रिया क्या होता है, पारस्परिक संबंधित होता है। समय संबंधी विचारधारा होता है। अगला हमारा है पारिवारिक विशेषता होता है, यानी कि हर किसी के परिवार में अलग अलग निर्णय होता है। देखो, किसी घर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसी घर में सबके घर के अलग अलग कल्चर होते हैं। आप तो देखते रहते हो अपने अपने अगल बगल में, पड़ोसी में, आप ही के घर में, अपने रिलेशन में देखते हो, हर घर में हर जगह जाते हो तो अलग अलग कार्य होता है। कभी किसी के घर में एक समान कार्य नहीं होते हैं। ठीक है,
कोई जल्दी सो के उठता है, कोई देर से उठता है, किसी के घर में जल्दी खाना बन जाता है, किसी के घर में देर में खाना बनता है, ठीक है? कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो सबके घर के जो अलग-अलग होती है, यानी कि पारिवारिक विशेषता पाई जाती हैं। उसके बाद में क्या होता है, उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी होता है। बहुत सारी आपने यहाँ पे देखा, उसके अलावा क्या हो सकता है, संस्कृति एवं महत्वाकांक्षी भी हो सकता है, ठीक है? तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दिया है। निर्णय को अस्थायी प्रकृति, पारस्परिक संबंध, समय संबंधी विचारधारा, पारिवारिक विशेषता, उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी करना। अगला हमारा बात है, अब बात करते हैं डाल्फी मेथड के बारे में। डाल्फी डिसीजन के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा, अगर कहीं नहीं सुना है तो आज हम आपको बताते हैं कि डाल्फी डिसीजन किसे कहते हैं। तो डाल्फी डिसीजन वो डिसीजन होता है, इस प्रकार के जो निर्णय होता है, यानी कि व्यक्तियों के आमने सामने उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो समस्या होता है, समस्या को जान करके उस समस्या से जुड़े क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, उसमें लिखित माध्यम के द्वारा अपनी जो बातें होती हैं उसको रखते हैं और समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है? जैसे कि आपके पास कोई समस्या दे दी गया है, लेकिन ठीक है, जिसे कहा जाए कि कोई कृषि वाला कार्य है, ठीक है, बीज वाला काम है, कोई खेती कर रहा है, तो उसको खेती में कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है, तो वह किसी से पूछना चाहता है, लेकिन वो उस सामने वाले से ना पूछ करके वह कहीं दूर कोई पर्सन रहता हो तो उनसे पूछे, लेकिन वो जो जिससे वो पूछे ना, तो वो जो आदमी रहे ना वो विशेषज्ञ रहे, यानी कि कृषि वाले क्षेत्र में विशेषज्ञ रहे, ठीक है। तो डेल्फी डिसीजन वो होता है कि जिसे हमने आपको बताया कि जैसे कोई कृषि वाला कार्य कर रहा है, तो उस यानी कि जो किसान है उसके पास कृषि को कोई दिक्कतें आ गई, यानी कि खेती में कोई दिक्कतें आ गई है, तो वो किसी से पूछना चाहता है, यानी कि अपने सामने ना होकर के कहीं दूर वह आदमी रह रहा है, जो दूर रह रहा है वह बहुत ज़्यादा उसके पास नॉलेज है किस क्षेत्र में, कृषि वाले क्षेत्र में, तो वो उससे पूछे, तो वह किस प्रकार से पूछे, वह लिखित रूप से पूछे, ठीक है, यानी कि आमने सामने ना होकर के वह लिखित रूप से पूछे और लिखित रूप से अपनी जो समस्या होता है उसका समाधान करे, तो वो होता है डाल्फी मेथड होता है, यानी कि डाल्फी डिसीजन होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो कि डाल्फी डिसीजन कैसे कहते हैं। डाल्फी डिसीजन वो होता है कि आमने सामने ना होकर के कहीं दूर हो आदमी, और वो जो आदमी है वो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, यानी कि उसके पास बहुत सारी नॉलेज हो, तो वो अपनी जो परेशानियां हो, दिक्कत आदमी बताए, वो जो विशेषज्ञ है वो अपना रिस्पॉन्स दे, तो वही होता है डाल्फी डिसीजन होता है। आशा करते हैं आपको डाल्फी डिसीजन समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं निर्णय के प्रकार के बारे में, यानी कि डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो कुछ जो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग में कई तरह के जो चीज़ें होती हैं इनको शामिल किया जाता है, जिसमें आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए कई योजना पर कार्य करके किसी डिसीजन पर आया जाता है। जैसे कि किसी भी निर्णय लेने से पहले आपको यह जानना होता है कि कब, कैसे, किसके द्वारा, किसके माध्यम से आपको वो कार्य करना है। इसके बाद ही उस जो कार्य है ना, उस कार्य को करने के लिए जो निर्णय होता है उसका अंतिम पड़ाव आपको मिलता है, ठीक है। यानी कि हमने आपको बताया है कि जब निर्णय होता है तो आपको पहले जानना पड़ता है कि कौन सा कार्य कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। तो जब आप ये जान लेते हो तभी क्या होता है, जो आपका कार्य है उसका अंतिम पड़ाव पहुंचता है, ठीक है, यानी कि अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं हो सकते हो। अब बात करते हैं आपके निर्णय के प्रकार के बारे में। तो निर्णय के प्रकार बहुत सारे होते हैं। तो पहला जो निर्णय होता है वो होता है व्यक्तिगत निर्णय होता है, ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे आपको दे दिया गया है कि व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है। तो व्यक्तिगत निर्णय वो निर्णय होता है जिसमें खुद का निर्णय हो, यानी कि किसी मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे दोनों को लेकर के समझते हैं, यानी कि व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय को लेकर के समझते हैं। तो यह व्यक्तिगत निर्णय जो होता है खुद का निर्णय होता है, यानी कि कोई डिसीजन अगर आपके घर में देखो कोई डिसीजन लेता है ना, तो जो गार्जियन होता है वो खुद का निर्णय लेता है, ठीक है, यानी कि जो गार्जियन होता है वो खुद से निर्णय लेता है ना। किसी घर में होता है, लेकिन किसी घर में होता है कि कोई गार्जियन नहीं होता है लेकिन समूह में कोई कार्य होता है। तो वही यहाँ पे है जो पहला वाला है, यानी कि व्यक्तिगत निर्णय होता है। व्यक्तिगत निर्णय यानी कि खुद का निर्णय होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत निर्णय। सामूहिक निर्णय वो निर्णय होता है जिसमें एक ग्रुप का निर्णय होता है। तो व्यक्तिगत निर्णय में एक व्यक्ति का विचार होता है, ठीक है, यह सरल प्रक्रिया होती है। इसमें जो समय होता है कम समय लगता है, और जो
जो कार्य निखर के आता है वो कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी बुरा हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो कार्य होता है सरल होता है और जल्दी हो जाता है, यानी कि बदौलिया टाइप के नहीं होता है कि हाँ कोई बताएगा कार्य तभी हम करेंगे। कम समय लगता है, सरल होता है, जल्दी काम हो जाता है और यह खुद के व्यक्तिगत के हित के लिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सामूहिक निर्णय की बात करते हैं। तो इसमें जो निर्णय होता है इसमें अधिक लोगों को ज़रूरत होती है, यानी कि अधिक व्यक्तियों को विचार इसमें होना ज़रूरी होता है। अधिक व्यक्ति रहेंगे तभी सामूहिक निर्णय के अंतर्गत आएंगे। इसमें अगर हम आपको बताएं सामूहिक निर्णय में तो समूह के जो व्यक्ति होता है इसमें सुझाव को ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि जो 3 4 5 लोग रहेंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि भाई आप इस समस्या के समाधान के लिए आप इस हत में हो, यानी कि इस हित में हो, तो वह बताएगा। यह जो कार्य होगा वो देर में होगा, जटिल होगा, धीमा होगा, लेकिन हाँ जो काम आएगा वो क्वालिटी वाला होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भले मतलब कि ग्रुप में जब कोई कार्य होता है ना तो अच्छा निखर के आता है, लेकिन जब खुद से कोई कार्य होता है तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो सामूहिक निर्णय की बात अगर हम बात करें तो सामूहिक निर्णय होता है अच्छा होता है, धीरा होता है, यानी कि धीमा होता है, जटिल होता है और जो कार्य होता है मतलब क्वालिटी वाला होता है। इसमें अधिक लोगों की ज़रूरत होती है, अधिक इसमें सलाहों की ज़रूरत होती है। लेकिन वहीं पर व्यक्तिगत निर्णय की बात करें तो इसमें एक लोगों की ज़रूरत होती है, खुद का होता है, इसमें जल्दी समय लगता है, उसके अलावा यह सरल भी होता है और खुद का व्यक्तिगत हित होता है। अब हमारा तीसरा निर्णय जो है, तीसरा निर्णय को कहते हैं बहुत सारे नामों से। पहला जिसे कहते हैं नैतिक निर्णय, उसके बाद में है नैतिक निर्णय को कहा जाता है आधारभूत निर्णय, फिर इसे नैवी निर्णय भी कहा जाता है और आदतजन्य निर्णय कहा जाता है। तो आदतजन्य निर्णय वो निर्णय होता है जो हम रोज़ करते हैं, यानी कि जो हमारी जो आदत होती है, यानी कि हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जिसको काम पे जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, ऑफिस जाते हैं, उसके बाद में जो काम करना होता है कार्य करते हैं। ऑफिस में बहुत सारे निर्णय होते हैं, यानी कि बहुत सारे कार्य होते हैं, उस कार्य को करते हैं तो वही होता है, यानी कि जो हम डेली लाइफ में जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं आदतजन्य निर्णय कहते हैं। चौथे नंबर की बात करें यानी कि आपातकालीन निर्णय, तो आपातकालीन निर्णय वो निर्णय होता है जिसके बारे में हमें कोई सोचा नहीं, यानी कि कल्पना नहीं की हो, यानी कि कोई अचानक से जब कोई कार्य हो जाता है, कोई घटना घट जाती है तो उसे कहा जाता है आपातकालीन निर्णय, यानी कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं हो, आपने कभी कल्पना नहीं की हो, अचानक से कोई आपके सामने यानी कि घटना घट गए हो तो उसे कहते हैं आपातकालीन निर्णय कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपको कहीं ऑफिस जा रहे थे, आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके अलावा आप बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि आप ऑफिस में गए हो, आपका अचानक से एक्सीडेंट हो गया, या आप बैंक में पैसा जमा करने गए हो, आपका पैसा चोरी हो गया है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे जो घटनाएं घट जाए यानी कि जो आपने आपने सोचा नहीं था वो होता है आपातकालीन निर्णय होता है। अब पांचवा निर्णय की बात करें, पांचवा निर्णय आपका होता है कार्यात्मक निर्णय। तो पांचवें नंबर पे जब हम बात करें, पांचवें नंबर को और छठवें नंबर को एक साथ लेकर के चलते हैं, कार्यात्मक निर्णय, कार्यात्मक निर्णय। तो कार्यात्मक निर्णय वो निर्णय होता है जब निर्णय लेने के लिए सारी चीज़ें आपको पता होता है, जैसे कि त्योहार में, जैसे कि ईद आ गया, बकरा ईद आ गया, तो आपको ईद में पता चलता है ना कि आपको शमी बनानी है, आपको खीर बना मतलब कुछ भी आपको बनाना, जो बनाते हैं बिरयानी बनाते हैं, गोश्त कुछ भी बनाते हैं तो आपको पता होता है। उसके लिए ईद के बहुत सारी आप कपड़ा खरीदते हो, आप गले मिलते हो। इसके अलावा आप जब दिवाली आती है तो आप दिए जलाते हो, होली आती है आप होली में बहुत सारे पकवान बनाते हो, रंग खेलते हो, तो आपको पता होता है ना। ऐसा होली में थोड़ी ना होता कि होली का त्यौहार आप दिए जला रहे हो, ठीक है, या फिर दीपावली के त्यौहार है तो आप होली से नहा रहे हो, राखी का त्यौहार है तो आप उसमें होली नहा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होता। आपको पता होता है कि हाँ ये त्यौहार है तो हमें ये कार्य करना है। जैसे कि बर्थडे किसी का हो गया है तो बर्थडे में ऐसा थोड़ी ना होता कि आप दुल्हन बन गए हो, आपको जैसे मान लिया जाए केक काटना हो तो आप दुल्हन बन गए हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। या फिर हो सकता है कि आप कहीं पे शादी पार्टी में गए हो तो यहाँ पे बर्थडे मना रहे हो, तो सब पता होता है। जो चीज़ें आपको पता हो कि हाँ ये फेस्टिवल है या फिर कोई ऐसी कार है तो आप वहाँ पे जाकर के आपको वो कार्य करना है। जैसे कि आप नेता हो, आपको भाषण देना है तो आपको पता है कि हम यहाँ पे जाएंगे इस फील्ड में तो हमें ये टॉपिक बोलना है, तो आपको पता है ना। तो वो कार्य जो आपको पहले से पता है ना तो उसे कहते हैं कार्यात्मक निर्णय कहते हैं। कार्यात्मक निर्णय वो निर्णय होता है जिसे जब चाहे तब निर्णय हो, ठीक है, उसे कहते हैं अकार्यात्मक निर्णय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब चाहे जब निर्णय लेने हो तो उसे कहते हैं अकार्यात्मक निर्णय कहा जाता है।
पहले बात करें, हमने आपको बताया था व्यक्तिगत निर्णय। तो व्यक्तिगत निर्णय वो निर्णय होता है जो खुद का निर्णय होता है। इसमें क्या होता है, जो सरल होता है, उसके अलावा जल्दी हो जाता है, कम की या क्वालिटी निखर के आए, यानी कि बहुत सटीक बने। उसके बाद में सामूहिक निर्णय की बात करें तो सामूहिक निर्णय बहुत सारे ग्रुप का निर्णय होता है। इसमें जितने सारे ग्रुप में उसमें सबकी मतों है। उसके बाद में जो इसकी क्वालिटी निकल के आएगी बहुत अच्छी होगी, या फिर हो सकता है कि जो कार्य होता है लंबे समय तक यानी कि जटिल हो, क्योंकि ग्रुप में सब लोग हैं ना, तो सबको एक एक बार में पूछना पड़ता है कि हाँ आप इस जो हमने निर्णय लिया आप उस निर्णय से सहमत हो कि नहीं हो। या इसके अलावा जो कार्य है जो काफ़ी समय लगता है, लेकिन जो क्वालिटी निकल के आती है बहुत अच्छी निकल के आती है। नैतिक निर्णय यानी कि आधारभूत निर्णय, नवीन निर्णय, आदतजन निर्णय। तो वो निर्णय होता है जैसे कि आप जो डेली लाइफ में करते हो उसे कहते हैं आदतजन्य निर्णय कहते हैं। चौथे नंबर की बात करें आपातकालीन निर्णय। तो आपातकालीन निर्णय वो निर्णय होता है जिसे कि आपने कहीं सोचा नहीं था, आपने कल्पना नहीं की, अचानक आपके साथ घटना घट गया, यानी कि भूकंप आ गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया। तो वो निर्णय यानी कि आप शादी पार्टी बना रहे हो, अचानक से बारिश हो गया, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया है, ऐसा तो होना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल ये समझा रही हूँ कि ऐसा कोई घटनाएं घट जाए तो उसे कहते हैं आपातकालीन निर्णय। कार्यात्मक निर्णय तो वो निर्णय होता है जो आपने निर्णय को सोचा है, यानी कि कोई कार्य किया है तो उस कार्य को आपने सोचा है कि हाँ ये चीज़ है, फेस्टिवल है या कोई पार्टी है या कुछ भी है, राखी का त्यौहार कुछ भी है, तो आपने सोचा है कि हाँ हम ये त्यौहार है तो हमें वो कार्य करना है, तो वो होता है कार्यात्मक निर्णय। कार्यात्मक निर्णय वो निर्णय होता है जब चाहे जब निर्णय बना लो तो वो होता है कार्यात्मक निर्णय कहलाता है। अब अगला हमारा पॉइंट है, आशा करते हैं आपको वहां तक समझ में आ गए हो। जॉन डेवी के द्वारा निर्णय प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है समस्या क्या है, यानी कि जैसे कि आपको निर्णय लेना है ना, तो निर्णय जब लेना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, ठीक है, जिसके लिए हमें निर्णय लेना है। तो अगर आपके पास समस्या का पता चल गया है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, विकल्प चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास विकल्प का पता चल गया है तब उस विकल्प पे आपको चुनाव करना पड़ेगा कि सबसे अच्छा विकल्प क्या हो गया, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमने आपको पीछे ही बताया कि आपको कहीं पे एडमिशन कराना है, तो आपने सोचा, यानी कि कोई कोई गार्जियन है तो उसका बच्चे को पढ़ाना है, तो आपने गार्जियन ने क्या सोचा कि मेरे बच्चे को कहीं पे जाकर के एडमिशन कराना है, तो उसने समस्या को सोचा, यानी कि सोचा कि हाँ मेरे बच्चे को कहीं पे पढ़ाना है। उसके बाद में उसे स्कूल का पता चल गया, 3-4 स्कूल का, तो उसने सोचा कि हाँ ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा, 2-3 स्कूल को नाम बैठ गया। उसके बाद जो 3-4 स्कूल नाम याद आ गए उसको, जब गार्जियन को 3-4 नाम स्कूल याद आ गए तो गार्जियन ने क्या किया, 3-4 स्कूल में एक स्कूल का निर्णय लिया, तो वो होता उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना। आशा करते हैं आपको जॉन डेवी द्वारा जो इन्होंने निर्णय प्रक्रिया के चरण बताए हैं, तो इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं, समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उपयुक्त विकल्प क्या है। याद रखे रहना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि जॉन डेवी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के कितने स्तर बताए हैं, तो उन्होंने बताया है 3 प्रकार के, यानी कि 3 प्रकार के चरण बताए हैं, समस्या क्या है, विकल्प क्या है और उपयुक्त विकल्प क्या है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है ग्रास एवं कैंडल के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण बताए हुए हैं। 5 चरण यहाँ पे देखिएगा लिखे, देखो पीछे वाले हमने बताया था कि जॉन डेवी के अनुसार, आप यहाँ पे देखिएगा ग्रास एवं कैंडल के अनुसार। देखो ये जो निर्णय प्रक्रिया होती है, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होता है, इसको जो निर्माण होता है, यानी कि जो इसको बनाना होता है, अंतिम पड़ाव तक पहुंचना होता है, निष्कर्ष तक पहुंचना होता है, तो इतना आसान नहीं होता है कि आप पट से पहुंच जाओगे। इसके लिए भी एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है, एक चरण होता है, ठीक है। तो किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस तक पहुंचना पड़ता है, आपको प्रोसेस तक देखना पड़ता है। जैसे कि आपने पीछे ही देखा जॉन डेवी के अनुसार समस्या क्या है, तो गार्जियन ने क्या किया, अपने बच्चे को एडमिशन के लिए समस्या को जाना कि हमारे बच्चे को कहीं पे एडमिशन कराना है, तो उसने यानी कि गार्जियन ने क्या किया, समस्या को सोचा। उसके बाद में जब 2-3 स्कूल का पता चल गया तो उसने देखा कि हाँ विकल्प क्या, यानी कि बच्चे को पढ़ाना है, तो 2-4 स्कूल पता चल गया। उसके बाद 2-4 स्कूल का जब पता चल गया तो उसने एक स्कूल का चुनाव किया,
तो वो होता है निर्णय प्रक्रिया होता है। तो आपने एक प्रोसेस देखा, आपने एक चरण देखा, तो वैसे ही अब यहाँ पे भी चरण में देखेंगे, लेकिन उन्होंने 5 चरण में बात किया है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ 3 चरण की बात की, यानी कि जॉन डीवी ने। अब यहाँ पे ग्रासिम कैंडल ने 5 चरण की बात की है। 5 चरण पे पहले आपको हम बता देते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या बातें रखी है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दे दिया है। तो पहले यहाँ पे ग्रासिम कैंडल के अनुसार के मत हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात करें समस्या को परिभाषित करना, उसके बाद में दूसरा है वैकल्पिक समाधान चुनाव करना, तीसरा हमारा है विकल्पों पर विचार करना, चौथा हमारा क्या है उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना, उसके बाद में है परिणाम को स्वीकारना है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं समस्या को परिभाषित करना, यानी कि पहले नंबर पे है समस्या को परिभाषित करना है। समस्या को परिभाषित करना यानी कि सबसे पहले आपको निर्णय करना है, निर्णय का चुनाव करना है। तो उसके पहले आपको समस्या का जानना पड़ेगा कि आपके पास समस्या क्या है। देखो आपने बीएड करा है, आपने बीएड पढ़ा है, उसके बाद एमए भी पढ़ लिया है। तो अब आप पढ़ रही हो तो आप सोचते हो कि टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए आपको बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी करना पड़ता है। तो आपने सोचा कि लाओ हम पढ़ लें, सुपर टेट की तैयारी कर लें, आप टीजीटी की तैयारी कर लें, पीजीटी की तैयारी कर लें। तो आपको पता चल गया कि ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो आपने जब ये सब सोच लिया पहले से कि हाँ हम टीचर बन जाएंगे, ठीक है, तो टीचर बनने के लिए पढ़ने के बाद आप क्या क्या पैसे पा सकते हो, तो आपके मन में एक मोटिवेशन आ गया है। तो आपने सोच लिया है कि हमें टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है, उसके बाद में हमें सरकारी नौकरी करना है। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ गया, तो आपको पता चल गया कि हाँ हमें टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है। तो आपके पास क्या पता चल गया, समस्या को पता चल गया कि हमें टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है। तो उसके पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो समस्या का पहले आपको पता चल गया। उसके बाद में वैकल्पिक समाधान का चुनाव करना, यानी कि जब आपने टीजीटी पीजीटी सोच लिया कि हमें टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है, तो अब आप सोचोगे कि हमें किस सब्जेक्ट से तैयारी करनी है, यानी कि हम किस फील्ड में जब जाएं तो हम बेहतर स्कोर कर पाएं, यानी कि बेहतर नंबर ले पाएं, जिससे हम जॉब को कर लें। तो अब आप क्या करते हो, आप बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि होम साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, जो भी मैथ हो गया। तो आप क्या करते हो, 4-5 विकल्प दे दिए गए हैं, यानी कि हो सकता है होम साइंस भी हो सकता है आपके पास वो हो, बहुत सारी दिक्कत हो। तो आप क्या करते हो, वैकल्पिक समाधान को, यानी कि आप होम साइंस चयन कर लो, उसके बाद में आप हिंदी चयन कर लो, और क्या कर लो, मैथ चुनाव कर लो। तो आपने 3-4 क्या किया, ऑप्शन चुनाव किया। उसके बाद में जब आपका समस्या का पता चल गया, यानी कि टीजीटी पीजीटी का आपको पता चल गया कि हमें एग्जाम को तैयारी करनी है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जब बात करें वैकल्पिक चुनाव, तो आपने जब टीजीटी पीजीटी का नाम सोचा, तो उसके बाद में क्या किया, आपने 2-4-5 जो सब्जेक्ट होते हैं उसको चुनाव किया। जब तीसरे नंबर की बात करें, तो तीसरे नंबर पे आपको 2-3 जो सब्जेक्ट होता है उसका पता चल गया कि हमें होम साइंस की तैयारी करनी है, उसके बाद में हमें हिंदी के चुनाव करने हैं, या फिर क्या हो सकता है आप सोशल, यानी कि 2-3 विकल्प पे आप पहुंच गए। तो आपने जब होम साइंस के बारे में सोचा, तो आपने सोचा कि होम साइंस की जब तैयारी करते हैं, तो आपने यूट्यूब को खंगाला शुरू करा। उसके बाद जब यूट्यूब को देखा, तो बहुत सारे लोगों का नाम आता है कि हाँ बहुत सारे टीचर हैं जो आपको होम साइंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने देखते देखते मेरा ही चैनल पा गए, यानी कि हानिया होम एजुकेशन का ही पा गए, ठीक है। तो बाई चांस से मेरा ही क्लास पा गए। तो आपने देखा मेरा क्लास की, हाँ बिना पैसे की, बिना कोई पेमेंट के आपको अच्छा बेहतर क्या कर रही है, नॉलेज दे रही हैं। तो आपने क्या किया, मेरा ही यानी कि हानिया होम एजुकेशन का चैनल आपने देखा कि हाँ होम साइंस की जितनी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जितने सारे पार्ट होते हैं, वो तो मैडम पढ़ाती हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, विकल्प का चुनाव हो गया। तो अब क्या करते हो, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करते हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं ना, कि बहुत सारे चैनल है हानिया होम एजुकेशन के नाम से, बहुत सारे चैनल हैं होम साइंस जो पढ़ाती हैं। तो अब आपने क्या सोचा, फाइनल डिसीजन कर लिया कि हाँ हमें क्या करना, हानिया होम एजुकेशन का चैनल देखना, उसमें जितने सारे ब्रांच होते हैं सब पढ़ाया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो अब क्या किया, उपयुक्त विकल्प करना। उसके बाद में जब आपने देख लिया कि हाँ यही हानिया होम एजुकेशन का चैनल ही देखेंगे जिसमें होम साइंस पढ़ाती हैं, तो हम क्या कर लिए, परिणाम को स्वीकार, यानी कि आप पक्का टिक जाओ कि हाँ हमें इसी चैनल में जो पढ़ाया जाता है। यानी कि हमने आपको ग्रासिम कैंडल के अनुसार हमने जो चरण बताए हैं,
इसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है, जिसके पहले नंबर पे आपके क्या आपके पास समस्या का पता चल गया, यानी कि आपको गवर्नमेंट की जॉब लेना है, तो आपको पता चल गया समस्या का परिभाषित करना। दूसरी बात करें वैकल्पिक समाधान का चुनाव करना, यानी कि टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें होम साइंस हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो जब इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं तो इतने सारे सब्जेक्ट में आपको एक ही सब्जेक्ट का चुनाव करना ना, एक ही सब्जेक्ट को आप एग्जाम देना है, तो आपने कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव किया, उसके बाद में विकल्प पर विचार करना, यानी कि जो होम साइंस होता है आपने होम साइंस का चयन किया। तो होम साइंस में आपने देखा कि इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, क्या क्या चैप्टर आते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो विकल्प पर क्या किया आपने विचार किया, नहीं कि आपने सब्जेक्ट पे विचार किया, हाँ कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में जब क्या किया आपने होम साइंस के बारे में, यानी कि बुक देखा, उसके बाद चैनल भी आपने सर्च किया कि हाँ होम साइंस की क्लास कहाँ कहाँ से मिल सकती है। बहुत सारे चैनल को क्लास मिल सकता है, लेकिन सबकी जो बातें होती हैं आपको समझ में नहीं आ सकती है। कोई कोई होता है चैनल की बहुत ही कम व्यूज रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातें समझ में आ जाती। उसके बाद में हम बात करें उपयुक्त विकल्प का चुनाव करने, यानी कि आपने देखते देखते मेरा ही चैनल पर आ गए हो हनी होम एजुकेशन का, तो आप मेरे ही चैनल पे आ गए हो, तो आपको जो मेरी बातें होती हैं समझ में आ रही हैं, मैं फ्री में क्लासें प्राप्त कर रही हूँ। उसके अलावा टाइम टाइम पे जो प्रैक्टिस होती है वो भी दिला रही हूँ, ठीक है। जितने सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को भी कराती हूँ। तो आपको पता चल गया कि हाँ मैं हानी होम एजुकेशन के चैनल पे पढ़ूंगी तो आपको ये लाभ मिलेगा, तो आप क्या होगा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर लिया। उसके बाद में आप टिक जाओ, यानी कि आप अस्थायी रूप से यहीं पे टिक जाओ कि हाँ हमें इसी चैनल पे पढ़ना है, तो वो होता है परिणाम को स्वीकारना। आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारी क्लास खत्म हो गई है, आशा करते हैं आपको हमारी क्लास में समझ में आई होगी। आज हमने आपको बताया है निर्णय प्रक्रिया, यानी कि डिसीजन मेकिंग के बारे में। हमने आपको बताया है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है, जिसमें जो निर्णय होता है एक प्रकार का नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें होती है, यानी कि 2-3 समस्याएं होती हैं, उसमें एक ही चुनाव करना पड़ता है, एक ही अंतिम पड़ाव तक पहुंचना पड़ता है, एक ही निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ता है। अगर आपका एक नहीं, यानी कि आप अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाते हो, तो इसका मतलब जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है वो आपका सही से नहीं बन पाया है। आपके पास यानी कि गृहिणी के पास, यानी कि डिसीजन मेकिंग वाला जो कार्यकर्ता होगा, जो प्रबंधक होता है, उसके पास मानसिक प्रक्रिया होनी चाहिए। मानसिक प्रक्रिया रहेगा तभी वो डिसीजन मेकिंग को कर पाएगा। तो जॉन डीवी के अनुसार समस्या के कितने चरण, यानी कि निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, तो निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उपयुक्त विकल्प क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में ग्रासिम कंडर के अनुसार उन्होंने 5 प्रकार की बताया है। समस्या क्या है, उसके बाद में समस्या को जान लेना, फिर वैकल्पिक समाधान का चुनाव करना, विकल्पों का विचार करना, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना, उसके बाद में परिणाम को स्वीकारना, ठीक है। अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर आप मेरा क्लास देख रहे हो और अभी तक आप यहाँ तक पहुँच गए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।